तो दोस्तों अब नेहरू प्लेस मार्केट में मैं पहुंचा था। वहाँ से मैं एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं नरेंद्र जी, मैं वहाँ से अब यहाँ आया हूँ इंडिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट की। अब विधानसभा इलेक्शंस की हम अगर बात करें तो उसके लिए हम चर्चा करेंगे। यहाँ कुछ मेरे मित्र बैठे हुए हैं, नरेंद्र जी और उनके भी मित्र हैं यहाँ पर कंप्यूटर से लेकर सब चीज़ें यहाँ पर रिपेयर होती है, आप देख रहे हैं। ये मेरे पुराने 20 साल पुराने मित्र हैं यहाँ पर। आप आ सकते हैं यहाँ पर, आपको कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयर आपको कराना हो तो मैं उसकी भी आपको ये जानकारी दे देता हूँ। अब हम बात करेंगे विधानसभा इलेक्शन जो आने वाले 10 दिन है, वो बहुत बेशकीमती है, हमने देखा है। तो सर आपका नाम? हमारा नाम शैलेंद्र झा है। आपका नाम? मेरा नाम सुब्बू। मेरा नाम नरेंद्र पाल। मेरे मित्र नरेंद्र जी हैं। इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मार्केट कंप्यूटर की यहाँ पर है। वो रिपेयरिंग का काम करते हैं और कोई भी नया भी सामान चाहिए हो तो वो भी मिलता है यहाँ पर। तो अब हम पता लगाने के लिए आए हैं यहाँ पर। हम हर जगह जा रहे हैं वैसे तो, कि केजरीवाल साहब 11 साल से दिल्ली में हैं और उससे पहले 15 साल शीला दीक्षित जी थी। तो दिल्ली के लिए सबसे अच्छा काम शीला दीक्षित और केजरीवाल में किसका आपको लगा सर? केजरीवाल का। अच्छा सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए तो बेस्ट काम आपको किसके लिए लगा? शीला दीक्षित ने तमाम फ्लाईओवर्स बनाए, सड़कें बनाई। केजरीवाल साहब का ये है कि उन्होंने फ्रीबीज पे ध्यान दिया। जब से शीला जी आई उनके पास वन हैंड था काम करने का। कैबिनेट भी उनके साथ थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और दिल्ली भी उनके साथ। सर यही तो बात है सर, अब एलजी और इनके बीच में तो ठनी रहती है। और जहाँ तक सवाल है डेवलपमेंट का, तो पिछले 70 सालों में दिल्ली में आपको 24,000 जो क्लासरूम बने और पिछले 11 साल में 22,000 क्लासरूम बने। ये टू दी फैक्ट है और नीति आयोग ने इसको एप्रिसिएट किया। आपने बिल्कुल सही बात कही। अब हम ये पूछना आपसे चाहेंगे, सेंट्रल के अंदर वाजपेयी साहब की सरकार थी बीजेपी की और साथ में थी शीला दीक्षित की सरकार। कभी कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिला कि एलजी ने ये काम रोक दिए और शीला दीक्षित ने कभी कंप्लेंट करी हो। पिछले बीते 11 सालों के अंदर ये देखने को हमें मिला है कि एलजी ने कैबिनेट के कई फैसले रोक दिए और एलजी ने जो फैसले लिए वो कैबिनेट ने नहीं करे। तो इसमें दिल्ली की जनता पिसी है। क्या आपने पिछले 70 सालों में इस तरह का सिस्टम देखे थे? इस तरह के प्रधानमंत्री, इस तरह के गृह मंत्री, इस तरह के कैबिनेट, इस तरह के पार्टी, इस तरह का विचार, इस तरह का राजनीतिक भेदभाव, इस तरह का राजनीतिक एक पहचान, एक सम्मान, ये सब आपने देखा था? आपने कुछ नहीं देखा। आपने देखा बस हो गया। वाजपेयी जी अच्छे थे, ठीक था, वो उनका गवर्न करने का एक अलग पॉलिसी था। इनका गवर्न करने का एक जो पॉलिसी है वो आपके सामने है। तो सर इस सारे मैटर में हमने देखा, अभी हमने देखा कि जो बस के जो वो थे मार्शल, उनकी तनख्वाही नहीं मिली, उनको पक्का करने की बात की गई। तो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज से लेकर तमाम विधायक नेता जो विपक्ष है उनके पैरों में लेट गए विजेंद्र गुप्ता कि आप हमारे साथ एलजी के पास चलिए, हम इनकी नौकरी फिक्स कराने पे बात करेंगे। उसमें जो दिल्ली कैबिनेट का रोल होता है वो फाइनेंशियल कॉन्करेंस देना होता है और दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको फाइनेंशियल कॉन्करेंस दे दिया। और फाइनेंशियल कॉन्करेंस देने के बाद जब से ये न्यू लॉ एक एडॉप्ट हुआ है दिल्ली में, कोई भी कैबिनेट के डिसीजन होते हैं वो एलजी के पास जाते हैं। एलजी उसको अप्रूवल के लिए होम मिनिस्ट्री के पास भेजती है। होम मिनिस्ट्री उसको प्रॉपर अप्रूव करके माननीय राष्ट्रपति से अप्रूव करा करके भेजता है। ये प्रोसेस कराने में जो टाइम लगा, जो क्या हुआ, उसमें कुछ कलेक्टियल मिस्टेक था या उन प्लान से पैसा लिया गया या नॉन प्लान से पैसा लिया गया, वो सब चीज़ है। और मेरे हिसाब से अभी जो कैबिनेट है उनका एक क्लियर कट विज़न है, जिसको जो है वो मिलेगा। उसमें कुछ लोगों का उम्र ज़्यादा है, कुछ लोगों का उम्र कम है, कुछ लोगों की सेवा की शर्तें अलग है, कुछ लोगों की सेवा की शर्तें दूसरे तरह की है। कुछ लोग कॉन्टैक्ट से आए हैं, कुछ लोग नॉन कॉन्टैक्ट से आए हैं। उसमें उनका पीएफ का क्या कंट्रीब्यूशन होगा और उसमें गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, ये सब सारा एक मिक्स प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत हद तक दूर किया है। मैं समझता हूँ फरवरी में जो बजट आएगी उसके बाद इसको हल कर लिया जाएगा। अच्छा सर, इलेक्शन में जाने से पहले
जो बुनियादी सेवा सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, बत्ती, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या हमने देखा कि कैसे ये सारे के सारे जो सीवर हैं वो बह रहे हैं। हमने देखा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बहुत बात हुई है, स्कूल्स के बारे में बात करेंगे। तो आप ये बताइए कि इन बुनियादी सुविधाओं में 11 साल में आपको क्या लग रहा है? दिल्ली के टोटल 1260 अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने 3600 किलोमीटर तक सीवर लाइन डलवाई है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये योजनागत प्लान से पैसे लगे हैं और उसमें प्लान में पैसे दिए गए। उसके बाद 4600 किलोमीटर पानी का पाइपलाइन भी डाला गया है। आखिर कच्ची कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनको भी मूलभूत सुविधाएं दी गई है, उनको भी स्कूल बनाने का काम दिया गया है। और लोग जो कहने के लिए कह दे, स्कूल नहीं बनाया, कॉलेज नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, लैंड का इश्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, उसको डीडीए से मिलता है। जहाँ जहाँ डीडीए से मिला वहाँ स्कूल बन गया है। और एक्सेलेंट स्कूल, मेरे हिसाब से 37 एक्सेलेंट स्कूल पूरे दिल्ली में काम कर रहे हैं। उसमें बच्चे कंपटीशन से आते हैं, उसमें बच्चे जाते हैं, उसमें बड़े लोगों के घर के बच्चे भी जा रहे हैं, रिक्शा वाले के, मजदूर के भी बच्चे जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से सरकार जो भी योजनाएं चलाए, किसी को अन्न दे रहा है, किसी को पैसे दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, लेकिन गरीबी का स्थायी समाधान शिक्षा है। शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। और ख़ास करके पूर्वांचल समाज के जो लोग हैं वो रोजी रोटी के लिए यहाँ आए हैं, उनमें शिक्षा का अभाव है, गरीबी है। तो उनके बच्चे अगर पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से उनके गरीबी का अस्थायी समाधान हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, होना चाहिए। और हम लोग समझते हैं दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रिपोर्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, सारे लोग उसके साथ लगे हुए हैं। बीजेपी वाले भी अपने मैनिफेस्टो लेके आए हैं। उन्होंने तो पहले कहा था जो ये सब मुफ्त में नहीं बंटनी चाहिए, ये हमारे गैर योजनागत मत का पैसा है। तो वो फिर क्यों आ रहे हैं, क्यों इसको अडॉप्ट कर रहे हैं? तो यही हुआ, जो हम जब जो हो जाए, दूसरा करे तो ये है, हम करे तो सही है, ये नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में सब कुछ होना चाहिए। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी पर एक शराब घोटाला का बहुत बड़ा आरोप लगा है, अगर आप, हम सब के सब, कैबिनेट को ये विशेष पावर है जो किसी भी पॉलिसी को फ्रेमवर्क कर सकता है, किसी भी पॉलिसी को एडॉप्ट कर सकता है, किसी भी पॉलिसी को चेंज कर सकता है, किसी भी पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकता। और जहाँ तक शराब घोटाला का सवाल है, अगर इसमें घोटाला है तो रिकवरी कहाँ है? अगर रिकवरी नहीं है तो पीएमएलए एक्ट से लोगों को बेल कैसे मिला? तो सवाल ये उठता है, जो लोग बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग भी बहुत हैं बीजेपी में, बहुत सम्मानित लोग हैं, लेकिन वो तो अभी तो केट कोस्ट ट्रायल में भी नहीं गया है और उनके हिसाब से लोग आरोपित हो गए। तो ये आरोपित कुछ नहीं है, और जो कुछ है वो कोर्ट के संज्ञान में है, उसका चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, और ट्रायल में जो दोषी होगा तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, शीला दीक्षित के ऊपर तमाम आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल साहब, 15 साल शीला दीक्षित की दिल्ली में सरकार रही है, उन पे तमाम भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे। नरेंद्र जी, एक भी मंत्री, एक भी विधायक पिछले 11 सालों के अंदर जेल नहीं करा पाया अरविंद केजरीवाल। यही तो केजरीवाल की करनी और कथनी में अंतर है। वो जब चुनाव अन्ना हजारे के आंदोलन में आए तो वो शीला दीक्षित के खिलाफ इतने मोटे मोटे वो दिखाते थे कि भाई इतने करप्शन किया, ये पुल गिरा, ये सड़क नहीं बनाई, यहाँ करप्शन किया। मगर जैसे ही इनकी सरकार आई, कोई एफआईआर शीला दीक्षित पे नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। शीला दीक्षित पाक साफ होगी, ये भी पाक साफ होगी। इलेक्शन से पहले शीला दीक्षित की गवर्नमेंट पर, शीला दीक्षित पर, चिदम्बरम साहब पर, उसके बाद मोदी साहब पर तमाम उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद 2020 के बाद हमने देखा पूरी की पूरी कैबिनेट, चाहे अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री हो, डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया हो, राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, स्वास्थ्य मंत्री, पूरी कैबिनेट पे जेल का ठप्पा लग गया है और अब बेल पे बाहर। तो यही है इनका शराब घोटाला,
जल बोर्ड घोटाला, अभी तो देखना कितने घोटाले निकलेंगे, आप देखना घोटाले पे घोटाले होंगे। सरकार चेंज होगी तो। सरकार चेंज होगी, परिवर्तन है इस बार। और अगर मेरा कहना है कि अगर कांग्रेस थोड़ी सी भी स्पीड पकड़ी 15 से 20%, केजरीवाल साफ है, ये पक्का दावा है। 15% कांग्रेस वोट ले ले अपना, ज़्यादा न मत ले, क्योंकि 15% और 36 जो 54 और 36 के बीच 15% हो जाएगा, बाकी 4% अदर लेंगे। केजरीवाल साफ है, यही आंकड़ा है दिल्ली का। दिल्ली का आंकड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के फिक्स वोटर्स 35 से 36% है। बिल्कुल सही कहा नरेंद्र जी ने। सारे के सारे वोटर्स जो कांग्रेस के पास थे वो अरविंद केजरीवाल ने तमाम आरोप लगा के अपने पास खींच लिए। अगर कांग्रेस मेहनत कर जाती है, 3% उनके वोट थे पिछली बारी, 3 से 4%, अगर कांग्रेस 10% वोट लाने में कामयाब हो गई तो नरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, 40+ सीटें ले आएगी। बिल्कुल आएगी। अगर 15% कांग्रेस वोट ले जाती है, मेरा मानना है कि 15% पे कांग्रेस अगर अपना वोट लेगी तो केजरीवाल के पास 54 से 15 घटा और 39 बचेगा, बीजेपी के पास 36। तो जहाँ तक अगर करीबी मुकाबला होगा, कोई कैंडिडेट 500 वोट से जीतेगा, कोई कैंडिडेट 500 वोटों से हारेगा, या 300 200, ये आंकड़ा रहेगा इस बार, अगर कांग्रेस अच्छी परफॉर्मेंस कर जाती है। अगर कांग्रेस ने अपने आप को सरेंडर कर दिया केजरीवाल के सामने, जैसे कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने किया था, अपने कैंडिडेटों के खिलाफ, अपने ही कैंडिडेटों का ये प्रचार ही नहीं कर रहे। कहाँ है राहुल गांधी? दिल्ली में आए क्या? एक शास्त्री पार्क की रैली छोड़ के आए? बताओ कहाँ है? तो हमें अभी भी लग रहा है कि कांग्रेस केजरीवाल के सामने सरेंडर करेगी। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर जो पहले चुनाव हुए विधानसभा के 93 के अंदर हुए थे, तब 5 साल के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी और 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने चेंज करे थे। सैप सिंह वर्मा हो, सुषमा स्वराज हो और ये मदनलाल खुराना हो। उसके बाद 15 साल शीला दीक्षित रही दिल्ली के अंदर और 11 साल से अरविंद केजरीवाल। तो इन 25 सालों में, शीला दीक्षित के 15 सालों में और अरविंद केजरीवाल के 11 सालों में, किसने दिल्ली के लिए बेहतर काम किया? शीला दीक्षित ने किया, भले ही वो कांग्रेस की हो। इतने भी फ्लाईओवर, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, इतना बड़ा आयोजन कोई नहीं करा सकता। ये तो शराब घोटाला करके बैठ गए, मोहल्ले मोहल्ले में ठेके खोल दिए, एक पे एक फ्री कर दी। बताओ, एक पे एक फ्री। जो लोग एक पीता था वो दो पीनी शुरू कर दी। तो ये इनका काम है। कहाँ शीला दीक्षित को खराब बताते थे, कहाँ खुद खराब हो गए। जेल के अंदर वो तो नहीं गई, वो तो स्वर्गवासी होगी, खैर ये जेल के अंदर पहुंच गए और निश्चित ये चुनाव के बाद जेल के अंदर ही जाएंगे। मतलब आपका ये कहना है जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाने वाले केजरीवाल साहब अब खुद भ्रष्टाचार में फंस चुके हैं? बिल्कुल फंस चुके हैं, सबको दिख रहा है। भले देखो, ईडी सीबीआई ये कहते मेरे पीछे लगा दी, और आम आदमी वे भी थे, उनको क्यों नहीं जेल में डाला जा रहा? इनको क्यों जेल में डाला जा रहा? क्योंकि उन्होंने किया है काम। वो आप बताओ, अभी तो 3600 करोड़ रुपए का घोटाला जल बोर्ड का निकलेगा। अच्छा, केजरीवाल साहब ये कहते हैं जो उन्होंने काम पिछले 11 साल में शिक्षा के क्षेत्र में करा है या स्वास्थ्य के क्षेत्र में करा है, जो उन्होंने स्वास्थ्य के अंदर जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक और जो हॉस्पिटल्स हैं वो कह रहे हैं हमने वर्ल्ड क्लास बना दी। जो स्कूल्स हैं उनमें आप देख सकते हैं जाके उनकी बिल्डिंगों का शक्ल सूरत ही बदल दी, शानदार स्कूल बना दिए। वो तो गुणगान बहुत कर रहे हैं, कह रहे हैं आप गुजरात में जाके देखिए, मोदी जी वहाँ पर CM रहे या PM भी है, बहुत बुरा हाल है। देखो, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, वो नकारा नहीं जा सकता, पर जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ। 10 से 15% काम हुआ है। 19 अब स्कूलों का देखो, इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया। लेंटर के लिए टेंडर पास करा, डल रही है पटिया, उसमें भी घोटाला कर दिया इन्होंने। बच्चों के लिए जो वैसे वो आते थे ना, जो योजनाएं आती हैं, उसमें घोटाला कर दिया इन्होंने। बताओ कहाँ नहीं घोटाला किया इन्होंने? सबका जवाब ले लो, दे दो। इन्होंने सबसे पहले कहा जो शीला दीक्षित के टाइम में काम हुआ, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ, शीला जी के टाइम में काम हुआ। शीला जी यहाँ 15 साल चीफ मिनिस्टर रही, 17 साल मेरे हिसाब से 17 साल चीफ मिनिस्टर रही। और अभी तक 70 साल में जो दिल्ली में फ्लाईओवर बना था वो बना था 67 फ्लाईओवर्स, और 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने फ्लाईओवर 47 उसमें ऐड कर दिए, जो दिल्ली में विजिबल है, लोग देख रहा है। वो तो कह रहे हैं मोदी जी ने बनाया फ्लाईओवर। ठीक है, वो कर रहे हैं, बढ़िया बात है। फ्लाईओवर हमें तो नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी 47 फ्लाईओवर, सिर्फ सीलमपुर का फ्लाईओवर। अब जो आनंद विहार के वहाँ बनाया फ्लाईओवर, तो अगर नहीं दिख रहा रानी है, झांसी का फ्लाईओवर पिछले 10 साल में उन्होंने फंड नहीं दिया MCD को। वही लड़ाई झगड़ा, वही क्यों? अब इनकी MCD सरकार रानी झांसी अब जाके पूरा हुआ है
फ्लाईओवर आप भी देख रहे होंगे इतने दिन में पूरा हुआ है वो। बताओ जो दिल्ली। और अब आप एक बताओ, इन्होंने जाम मुक्त दिल्ली बनाने का वादा किया था, कहाँ जाम नहीं लग रहा दिल्ली के अंदर? ये जगह बता दो कि वहाँ जाम नहीं लग रहा। आश्रम जाम लग रहा है, वो जगह हट के थोड़ा सा 1 किलोमीटर शिफ्ट हो गया, सराय काले खां पहुँच गया, जाम है। ITO का जाम पहुँच गया, वो थोड़ा मतलब जो ITO चौराहा था उससे पहले ही अंडर भैरव अंडरपास का जो जाम था, वो थोड़ा ITO पहुँच गया। और यहाँ का जो जाम था राजघाट के सामने लगने वाला, वो यमुना बाज़ार पहुँच गया। और यमुना बाज़ार का जाम मजनू के टिल्ले पहुँच गया। और मजनू टिल्ले का वजीराबाद के पुल पार करते पहुँच गया। बताओ जाम कहाँ नहीं है? आप बताओ जाम कहाँ नहीं है? जाम मुक्त दिल्ली का वादा था इनका। मैं इनके बात से बहुत विनम्रता से और इत्तेफाक यही करता फंसते हैं हूँ। जाम में यही फंसते हैं, मैं बोल नहीं बहुत पाएंगे। अच्छा से इत्तेफाक करता हूँ। इन्होंने कहा कहीं नहीं फ्लाईओवर बना, एक फ्लाईओवर देखा। क्या आश्रम का जाम बंद हुआ? आश्रम का फ्लाईओवर बना? आप इनसे पूछो बना है कि नहीं। क्या वो बनाए हैं? कौन बनाया है? तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम होना चाहिए वो हुआ है। नहीं हुआ पूरी तरीके अगर से नहीं हमको हुआ। बोलने बीच में मत अगर वो होता तो आप बीच में मत बोलिए। जैसे बीजेपी के लोग कौं करते हैं वैसे मत कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर बोले हैं बहुत कुछ तो मैं सबका बिंदुवार जवाब देता हूँ। आपने बहुत अच्छा बोला, घोटाला हुआ, काले खां से लेकर मेरठ तक देहरादून, फिर देखे बीच में बोल रहे हैं मेरठ तक बीजेपी- एक्सप्रेसवे मैं बीजेपी और के लोगों से 14 बात लेन का नहीं हाईवे करता हूं। हापुड़ उन्हें तक डिसिप्लिन नाम दिल्ली की देहरादून चीज है हाईवे। पहले ये बोलो। उन्हें डिसिप्लिन चीज आप की पहले नाम है बोलो, फिर ये नहीं। बोलिए। इन्होंने जब तक बोला मैं तो कुछ नहीं बोला। आप बोलो, आप तो ये बीजेपी का संस्कार है नहीं नहीं आप बोलो, और आप बोलो। उस संस्कार का चोला ये पहने हुए हैं। आप बोलिए, मैं आप बोलिए। उसमें नहीं जा आप सकता बोलिए, हूँ। पहले आप बोलिए। इन्होंने कहा जल बोर्ड में घोटाला हुआ तो सर वो तो कह रहे हैं 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कहने अगर घोटाला फिर नहीं देखिए हुआ तो फिर क्यों फिर ये बगैर गलत कर रहे हैं, फिर गलत कर रहे हैं, फिर गलत कर रहे हैं। मैं नहीं बोलूँ, मैं इंटरव्यू को क्विट करता हूँ। नहीं, मैं नहीं, क्विट आप- करता पहले आप बोलिए, आप हूँ। बोलिए। मैं इन डिसिप्लिन लोगों से नहीं, बात पहले आप नहीं ये करता बोलिए, हूँ। फिर आप जाओ। आप बोलिए। इनको बीच में नहीं 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 कहिए। बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं जो बोलेंगे। बीजेपी के लोग मुर्गा लड़ाते हैं मैं वो पसंद नहीं 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 वो करता नहीं हूँ। बोलेंगे। आप पहले आप बोलिए। इन्होंने कहा जल बोर्ड में घोटाला हुआ, जल बोर्ड में घोटाला हुआ, जांच करो। और जहां तक आपने कहा जो जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया, इनको इन्होंने कल्प्रिंट क्यों नहीं किया, उनके उन पर इन्वेस्टिगेशन किसने क्यों नहीं किया? तो आपको मालूम है 2015 से दिल्ली गवर्नमेंट के एक ही एजेंसी था जो इस तरह के घोटाला का जांच कर रहा था, उसका नाम था ACB, जिन्होंने मोदी जी अपने पास रख लिया। तो किससे जांच होगा? दिल्ली पुलिस तो है नहीं केजरीवाल जी के पास, ACB तो है नहीं, किसके पास है? आज के डेट में सेंट्रल- आप इस चीज को तो एग्री करते हो ना, जो ACB किसके पास है? सर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, ईडी बनाई कांग्रेस ने। ईडी का जो दुरुपयोग वो करना चाहती थी वो तो कर नहीं पाए। जो सेंट्रल में होते हैं वो केंद्रीय जांच एजेंसी, चाहे CBI हो, चाहे ED हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ऐसा मतलब दुरुपयोग होता रहा है। ऐसा सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर, तोते में सर, बंद पिंजरा। सर मैं आपके बात से एग्री करता हूँ। PMLA एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो ये नहीं हो सकता है। दूसरा बात, कांग्रेस ने जो ये कानून बनाया PMLA एक्ट, ये क्यों बनाया? ये टेरर और जो भी है ड्रग्स, इससे रिलेटेड जो भी आएंगे लोग उसको पकड़ा जाएगा। क्या उसको पकड़ा जा रहा है? PMLA और हमको भी बोले 1 मिनट, PMLA 17 में ये चीज़ है तो क्या इन लोगों ने ड्रग्स का काम किया था, स्मगलिंग किया था, देशद्रोही था इनके ऊपर आरोप? तो ये धारा मेरे हिसाब से हमको तो बोलना नहीं चाहिए। जो व्यावसायिक लोग बीजेपी को चंदा नहीं देती है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बात सर ने बिल्कुल सही कही। आज एक राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब 6 महीने जेल में रहे। हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, हाई कोर्ट ने बड़ी कर दिया उन्हें। ईडी गई सुप्रीम कोर्ट बेल को वो करने के लिए वहां पर कि इनकी बेल कैंसिल की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप इस बेल के लिए यहाँ आएंगे जो हाई कोर्ट ने सही दी है तो हमें PMLA एक्ट 45 सेक्शन के बारे में दोबारा उस पर बहस करनी पड़ेगी, उसमें आपको खतरा है। वो वापस हो गए। एक किसी भी आप दिल्ली के केजरीवाल साहब को देख लीजिए, किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल देना। मैं हरियाणा चुनाव में मैं गया सोनीपत, वहाँ के सुरेश पनवार वहाँ के MLA थे कांग्रेस से। 3 महीने ईडी ने उन्हें रखा जेल में।
उन्हें बड़ी कर दिया गया। ये कह के बड़ी किया गया कि आपने एमएलए को उठाया कैसे, आप किसी भी बिना पे उठा लेंगे। वो जब मैं उनके ऑफिस में गया तो वो वैष्णो देवी गए हुए थे और हार्डली 15 दिन चुनाव में बचे थे। तो इस बारे में आप बताइए। देखो है, कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। जो तो कानून के प्रावधान है, इसमें सही उठाना क्या उठाना वो तो एजेंसी का काम है, वो हम लोग उसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी रहता है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो तो वो बीजेपी? तो सीबीआई ने, अब वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अब से पहले भी कहा पिंजरे में CBI बंद के होता। लिए कि भाई पिंजरे बंद होता। तो ये तो है पुरानी चीज़ है, इसका कुछ नहीं कर सकते। जो सत्ता में है उसका दुरुपयोग करेगा। केजरीवाल जी ने भी किया। आप एक होता है चुना हुआ मुख्यमंत्री, केजरीवाल जी कैसे करेंगे? तो स्टेट मैं बताता हूँ। अब इन केजरीवाल जी क्या किया हम बताएंगे। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री और आज तक के चैनल के इंटरव्यू पे बाकायदा टीवी पे कहता है कि भाई तुम हमें 5 साल और दे दो, जो 11 साल में आप नहीं कर पाए 5 साल और में क्या करेंगे। आपने ये कहा कि भाई ठीक है, हमने यमुना की सफाई हमसे नहीं हुई, उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर कहा भाई एक ऐसा मुख्यमंत्री बताओ जो 11 साल बाद सड़कों में गड्ढे ढूंढ रहा है। क्या ऐसे होता है कभी? अरे आपने सड़कें अगर बनाई हैं तो वो कैसे वो टूट गई आपकी इतनी जल्दी सड़कें, जो गड्ढे ढूंढे जा रहे हैं? इसका मतलब ये सड़कें आपने नहीं बनाई। शीला दीक्षित ने बनाई थी 11 साल पहले, उनके आप गड्ढे रिपेयर कर रहे सर हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने में नाकाम रही है अरविंद केजरीवाल साहब, क्योंकि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बस सीवर ओवरफ्लो है, सड़कें टूटी हुई। मैं इस चीज को बिहार में चले जाओ, इस चीज को एग्री करता रंगपुरी पहाड़ी पे चले जाओ। मैं इस चीज को एग्री करता राज्यपाल जी हूँ उसका जो फोटो डाल रहे हैं। बीच में मत बोलिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी रह गई है, कुछ कमी रह गई। यानी कि मानते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है, और- कुछ कमी नहीं, काम नहीं हुआ है। और ठीक है, काम नहीं हुआ है, मान लिया हम काम नहीं हुआ है, बिल्कुल काम नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी का 20 राज्य में सरकार है, किसी भी राज्य में 24 घंटा बिजली है? आप बताओ। हाँ, बीजेपी उत्तर प्रदेश का के अंदर 18 घंटे लाइट चुप है। रहिए। यूपी के अंदर 18 घंटे लाइट लाइट है। कट जो दिया। कभी भी 18 घंटे हम है, यूपी से 24 बागपत घंटे से नहीं ना है हैं, भाई। बागपत यूपी से रहे। हमने अपने टाइम की बात बता रहे हैं। हमेशा 2 घंटे लाइट आती थी, 4 घंटे, मुश्किल से 6 घंटे अगर कभी आ गई तो। अगर कभी शाम के टाइम लाइट आएगी तो ऐसा लगता उत्सव सा मनाते थे, जश्न सा मनाते थे। आज क्या है? 18 घंटे लाइट है। सुबह आ गई 9 बजे, शाम को 4 बजे गई, रात को 9 बजे आ गई, सुबह 6 बजे गई। 18 घंटे लाइट यूपी के अंदर है। भाई आप कहानी 18 घंटे में खुश हो, आप बीजेपी के साथ खड़ा रहो। हमको चाहिए बिजली 24 घंटा। हम ऐसे देखो सरकार अगर देहात चाहते में हैं। 24 घंटे नहीं हो सकते, क्योंकि ट्यूबवेल भी है, बहुत लोड होता है। दिल्ली में इतना नहीं है। यहाँ तो ओनली ट्यूबलाइट होगी, जहाँ से मोटर होगी, ईसर है, AC हीटर हो गया, बस। इससे ज़्यादा क्या है? बट आप एक आ जाओ गलियाँ में, अगर दिल्ली एक छोटा राज्य है, उत्तर प्रदेश तो बहुत। देखो दिल्ली में अगर जो कॉलोनियाँ है नौतराज 1800 कुछ 1200 कितनी बताई इन्होंने, इनको पता हो 1260 कॉलोनियों में जाओ, बारिश में जाओ और हाल बताओ वहाँ का क्या है। क्या अगर ये 10% काम भी करते शायद गलियों की हालत सुधार होती। 2018 की जो गलियाँ बनी है, 7 साल हो गए अभी तक वे गलियाँ ऐसी की ऐसी हैं, वो हमारे सामने। ये तो सर सही कह रहे हैं नरेंद्र जी। सीवर मैं ओवरफ्लो आपके है। मैं सीवरों पे तो काम हुआ सर। बिहार के फ्लैटों में मैं बताता सर हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ पहाड़गंज घूस में, नीचे मैंने तक वहाँ के पहुंच एमएलए से इंटरव्यू किया सर, विशेष रवि साहब, बहुत अच्छे से जानकारी है हमारी। तो उन्होंने कहा, हमने कहा सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम बहुत कम हुआ है, ऐसा ओपोजिशन वाले कहते हैं। तो उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया, हम जितना काम कर रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए शायद कोई भी नहीं कर पाता। उन्होंने ये कहा, सर सुनिए तो सही, उन्होंने ये कहा कि जो सीवरों की व्यवस्था है, डेली का बंदा 10 से 15 हज़ार करोड़ बाग में आता है, तो हम इतना लोड पड़ चुका है, ये हम ही है जो उस लोड के लिए काम कर रहे हैं। मैं एक चीज बोलूं, और एक सरकार मैं की last interview एक कर रहा हूं। एक सरकार की मुख्य जो चीज़ होती है वो यही होती है कि सीवरों और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्वास्थ्य हो और शिक्षा हो, इस पे काम करने के लिए। मैं सर आप चलने के लिए बीच में रास्ता आप बीच में मत। अगर फ्रीबीज को छोड़ दें हम, मैं सब कुछ को छोड़ रहा हूं। आप सबसे पहले बीजेपी जो दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, आज तक इतना अनऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन कैंपेन कभी देखा था? आप ठीक है, आप शीश महल की बात करते हो, हम राजमहल की बात करते हैं, दोनों देखवा दो जनता। अगर शीश महल और राजमहल की जंग में कौन जीतता है ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। ठीक है, बिल्कुल है, लोग देखेंगे, लोग करेंगे डिसाइड। इतना अनऑर्गेनाइज है, आप कितना मोहल्ला क्लिनिक बनाओगे ये बताओ ना, कितने हॉस्पिटल बनाओगे ये बताओ ना।
दिल्ली कोरोना के बाद हमने आम आदमी पार्टी ने 6 आपको हॉस्पिटल को ऑपरेशनल कर दिया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिल करके 10,000 बेड जोड़ दिया। देश में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है। ये नीति आयोग का रिपोर्ट। ये तो बिल्कुल सही बात है। हॉस्पिटल्स में जो काम करा है आम आदमी पार्टी ने और जो स्कूल्स में काम करा है वो सराहनीय है। वो तो जो जो काम किया है तो वो तो सराहनीय हो गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हुआ, पर उसमें देखो काम होगा तो भ्रष्टाचार भी होगा, ये ज़रूरी बात है। तो इतना भी काम नहीं हुआ जितना ये बखान कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ऑल ओवर आप देखो केंद्र सरकार कितना काम कर रही है दिल्ली के अंदर, कितने हाईवे बना दिए, दिल्ली को कनेक्टिविटी अन्य राज्यों से कितनी कनेक्टिविटी दिल्ली को दे दी। मोदी सरकार ने जितना काम रोड के क्षेत्र में करा है आज तक 70-75 साल के अंदर शायद किसी सरकार ने इतना काम नहीं करा। नितिन गडकरी की तो ओपोजिशन वाले भी इस मामले में तारीफ करते हैं। रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, सब कुछ हुआ है, मानते हैं। उसमें क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? द्वारका एक्सप्रेस वे बनी, उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुई? उसमें सीएजी का रिपोर्ट क्या कह रही है? कितने हद तक भ्रष्टाचार हुई? 10 रुपया का ईंट 110 रुपया में लगा। टोल का भी कहते हैं कि टोल बहुत बढ़ गया है। बात टोल जो था पहले जो था, मेरे हिसाब से 7 साल में 43% टोल बढ़ गया। ये तो बात है। देखो अगर आप सुविधा लोगे तो शुल्क तो देना पड़ेगा। अब भाई ये कहते भाई हैं कि जब हम टैक्स दे रहे हैं, जब हम आम जनता टैक्स दे रही है, जब रोड के लिए ही वो टोल ले रहे हैं तो फिर किस बात का टैक्स ले रहे हैं? आम जनता टैक्स दे रही है, कितनी आम जनता टैक्स दे रही है? सर एक बात बताओ नरेंद्र, 140 करोड़ में वो से तो आप- मात्र 2 करोड़ लोग। वो तो आप डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हो। जो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं हम लोग, चाहे नमक लेने जाओ, चाहे आप जीएसटी लेने, चाहे आप पेट्रोल भरवाओ, चाहे आप रोटी लेने जाओ, हर चीज पर, चाय लेने जाओ, दूध लेने जाओ, सब में जीएसटी। इतना बड़ा देश है, देखो इतना संभालना, इतने बड़े हाईवे अब से पहले थे क्या? हम सोच सकते हैं कि 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे, जो कभी 2.5 दिन लगता था? क्या हम सोच सकते हैं कि 1 घंटा मेरठ के अंदर जा ये सकता बात सही है है? एकदम। तो 5 घंटे लगते थे हमारे। क्या हम सोच सकते हैं मैं मुंबई 12 घंटे में जाएंगे? नहीं सोच सकते, सपने सोच सकते। 110% इत्तेफाक और रखता हूँ, वापस सहमत करता हूँ। जो दिल्ली इन्होंने एनसीआर रोड के बनवाया, लोग दिल्ली से उड़ के बम्बई 2 घंटे में चले जाएंगे, बम्बई से उड़ के लोग दिल्ली 1 घंटा में आ जाएंगे। लेकिन गरीबी और अमीरी के बीच में इतनी बड़ी खाई क्यों बढ़ी है? और 46% लोग गरीब क्यों हो गए हैं? ये तो नीति आयोग का रिपोर्ट है। चलिए आखिरी क्वेश्चन सर, आपको क्या लग रहा है? 3 पार्टीज है, कांग्रेस का इसमें आपको लग रहा है कि कुछ इस बारी कर सकती है, कोई 10-20 सीटें ला सकती है? कांग्रेस के हाई लेवल से डिसीजन हुआ इस चुनाव में, वो अपने आप को साइलेंट रखेगी। उनके सारे लोग 1 तारीख से पहले वापस हो जाएंगे। आम आदमी की भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। हम 62 के आंकड़ा को क्रॉस करेंगे। और अरविंद केजरीवाल के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, जी ये सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, फाइल पर साइन नहीं कर सकते हैं, ये सब एक बहुत छोटा इशू है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के शरण में हम जाएंगे, सारे मामला का रफा दफा होगा रामलीला मैदान में 12 तारीख। आप बताइए, अब इनकी बात- अब आप बताइए कांग्रेस की स्थिति कहाँ रहेगी? मेरी बात तीनों सुनो, पार्टी। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये डेमोक्रेसी है कि एक पार्टी साइलेंट, इतनी बड़ी पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी, वो एक छोटी सी पार्टी के सामने साइलेंट हो रही है? तो यानी कि एक तरीके से ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र का मजाक है। अरे आप लड़िए, अच्छे से लड़िए, उसमें क्या दिक्कत है? केजरीवाल क्या है? अगर कांग्रेस आज अपने आप को मजबूत कर सकती है तो उसके लिए अच्छा होगा। क्यों नहीं कर रही वो? क्यों आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर कर रही है? तभी ये कहा जाता है कि केजरीवाल की जो बी पार्टी है वो कांग्रेस है। सीधी सी बात है। अब आपको क्या लग रहा है? 3 पार्टियां हैं, कौन सी पार्टी कितनी सीटें ला के आपको देगी? देखो कांग्रेस सीटें नहीं ला रही, मगर वो 15 से 20% अगर अपना वोट शेयर ले जाती है, सीट तो नहीं आ रही उसकी कोई भी। नंबर 1 पार्टी कौन होगी? नंबर 1 तो देखो अगर अभी तक का देखा जाए कि वो आम आदमी पार्टी ही नंबर 1 रहेगी। बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती, इतनी लग रहा है कि आगे पर नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह महानुभाव कह रहे हैं कि 1 तारीख तक कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट सब वापसी होंगे, तो क्या आपको लगता है कि फिर ये चुनाव है, ये तो सीधा सीधा सरेंडर करोगे? चलिए अब मैं इनके सारी बात से सहमत रखता हूं। जो कांग्रेस 10 से 15% वोट ले लेगा और भारतीय जनता पार्टी चुप कर जाएगी।
और मेरे हिसाब से इन्होंने सी मुकाबला वोटर का करीबी मुकाबला हो। मेरे हिसाब से इन्होंने सी वोटर का सर्वे देखा नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी रूप जो एक होता है व्हाट्सएप का क्लास, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, जिसमें सत्यता का और डेटा का कोई मतलब नहीं रहता। सी वोटर सर्वे ने दिया है जो 54% लोग अभी भी इंटैक्ट अरविंद केजरीवाल के काम से प्रभावित है और वो उसके लिए खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम नेहरू प्लेस में आए थे, आम आदमियों से हमने बहुत राय ली आगे कि विधानसभा चुनाव 2025 में अरविंद केजरीवाल वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस क्या हो सकता है। मेरे एक मित्र हैं नरेंद्र जी, 20 सालों से लगभग मैं इनको जानता हूँ, आता रहता हूँ इनके पास, हम मिलते रहते हैं। तो मैंने कहा यहाँ आके जो हमने देखा सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के भी हैं ये मेरे दोस्त, तो हमने बैठ के राय ली, जाना। अब देखते हैं 8 तारीख को किसकी सरकार बनती है। कैमरामैन फूलचंद के साथ निखिल गुप्ता, एनजी एक्सप्रेस न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।